दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम आए हैं राजा राम आनंद जी के पास, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष कृषि अनुसंधान परिषद से राज्य राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी और वामसिप में बहुत समय तक कार्य किया है। और आज हम आपसे बात करेंगे बहुजन समाज की स्थिति को लेकर। तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जितेंद्र कुमार जी। आपका ये जो सवाल है तो मैं उस पर बात रखूँगा, लेकिन जो मेरा आपने परिचय दिया है कि मैं वास्तव में मैं पहले सरकारी नौकरी में था। 71 में मेरी नौकरी लगी थी, 73 में मेरी नौकरी लगी थी और उसके बाद में फिर 79 में काशीराम जी जो वामसेप के उस वक़्त संस्थापक थे, तो उनके मूवमेंट में जुड़ा था और तब से लेकर के 2017 तक 2 सितंबर 2017 तक मैं राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा। लेकिन अब आजकल मैं वर्तमान में राजनीतिक गतिविधियां मेरी नहीं हैं। मैं इसके छोड़ करके बाकी और गैर राजनीतिक जो काम है उनमें रुचि रखता हूं। तो लेकिन जो आपने सवाल रखा है कि बहुजन समाज की स्थिति क्या है, तो इसे वैसे तो विस्तार में बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। आप सब समझते हो कि बहुजन समाज जो इस देश का शोषित वंचित समाज है, उसी को बहुजन समाज कहा जाता है। और उसकी जो संख्या है, तादाद है, तो अगर सरकारी आंकड़ों से देखी जाए तो इसमें एससी के लोग आते हैं, एसटी के लोग आते हैं, मूल निवासी आते हैं, इसमें पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं और इस हिसाब से ये करीब 75-76% के आसपास तो इनकी दलित और पिछड़ी जातियों की आबादी हो जाती है। इसके अतिरिक्त और भी जो लोग जो इनमें से कन्वर्ट होकर के सिख बने, ईसाई बने, मुसलमान बने या बौद्ध पारसी बने, तो वो सब अगर लगा लिए जाएं तो ये 85-90% यानी 140 करोड़ की आबादी में लगभग 100 करोड़ लोग ये बहुजन लोग हैं। और प्रजातंत्र में बहुजन समाज का मतलब है, बहुसंख्यक लोगों का मतलब है कि अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो प्रजातंत्र में उनको बहुत अवसर होते हैं। क्योंकि तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुजन समाज की स्ट्रेंथ या पावर ये क्या है, क्या शक्ति है बहुजन समाज की? थैंक यू जितेंद्र जी। यही मैं कहना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है। और जिस देश में जिनके वोट ज़्यादा हैं, सरकार उनके हाथ में होनी चाहिए, सरकार उनकी बननी चाहिए। और जब हम ये कहते हैं कि ये बहुजन समाज है, भले ही उपेक्षित और वंचित है, लेकिन इसकी वोटों के हिसाब से संख्या ज़्यादा है, तो ये चाहें तो अपनी सरकार बना सकते हैं। और जो सरकार इनके हित में नहीं है तो सरकार को चाहें तो 5 साल बाद बदल भी सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुजन समाज की कमजोरी या वीकनेस क्या है, उसके बारे में आप बताएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसमें इनकी कमजोरी सिर्फ ये है कि ये संख्या में तो जरूर ज़्यादा है, लेकिन जो जो इनके पास पावर है, जो शक्ति है, जो इनके पास या ये कहो कि इनकी जो कमजोरियां हैं, वो कमजोरी ये है कि ये बुद्धि बल, जैसे 5 बल बताए गए हैं, बुद्धि बल, आपका धन बल, आपका बाहुबल, आपका सांस्कृतिक बल और मनोबल, ये पांचों बल जो हैं किसी व्यक्ति को मजबूत करते हैं कुछ करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये लंबे समय से इन बलों से वंचित कर दिया गया। इसकी पढ़ाई लिखाई अब शुरू होने लगी है, अदरवाइज तो पहले जाएं तो आप इनकी पढ़ाई लिखाई का इनको अवसर नहीं था, तो बुद्धि नहीं। दूसरा बाहुबल का, धन बल का मतलब है कि ये संपत्ति से वंचित थे। आज भी अभी देख रहे हैं कि आप जो है
यहाँ 100 करोड़ लोगों के पास वो 5 किलो अनाज तो देने के लिए तैयार हैं जो रूलिंग पार्टियां हैं, लेकिन इनको रोजगार नहीं देना चाहती। जब इनके आय के स्रोत खत्म कर दिए जाएंगे तो धनबल भी इनका चला जाएगा। बाहुबल इनके पास इसलिए नहीं है कि ये भले ही बहुसंख्यक हैं, लेकिन ये 6743 जातियों में टुकड़े टुकड़े करके रखे गए हैं, अलग अलग जातियों में इनको बांट दिया गया है। और इनके पास जो सांस्कृतिक बल है वो ये है कि इनकी जो पुरखों की जो भाषा है, इतिहास है, जो इनका साहित्य है, उसे भुला करके इन्हें अपना प्रोपेगेंडा में फंसा दिया गया है। तो इसलिए इनका क्या नाम है आपका सांस्कृतिक बल और मनोबल, इसलिए कि इनको भाग्य में और ईश्वर नरक में, पाप पुण्य में फंसा करके इनको एक तरीके से इनका मनोबल भी। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि बहुजन समाज की जो चुनौतियाँ हैं या प्रॉब्लम है या दिक्कतें हैं कहाँ पर हैं और क्या हैं, कैसे हैं? तो इनकी दिक्कतें तो इस वक्त आप जान रहे हैं कि आज जो 140 करोड़ में मैंने जैसा कहा कि 100 करोड़ आबादी ऐसी है जिसके पास जो भय और भुखमरी से दोनों से वो पीड़ित है। और इसका जो सबसे बड़ी जो इनके सामने जो चुनौती है कि इस भय और भुखमरी से वो कैसे निजात पाए। और दूसरा जो आपस में उनके जो भाईचारा नहीं है उनमें, तो ये भाईचारा कैसे उनमें स्थापित हो। और इस काम को करने के लिए उनके पास जो एक सक्षम और असली नेतृत्व होना चाहिए, जो जेन्युइन लीडरशिप होनी चाहिए, जो वो अभी तक काशीराम जी के जाने के बाद खड़ी नहीं कर पाए, तैयार नहीं कर पाए। तो ये चुनौती या कहिएगा कि उनकी जो कमजोरियां हैं उनके सामने अभी मौजूद हैं। और ये खुशी की बात है कि वो खामोश नहीं है, ये समाज इसमें जरूर थोड़ा बहुत अपना प्रयासरत है। तो सर मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब जो ये बहुजन समाज की आगे आने वाले समय में क्या संभावनाएं, प्रगति की तरफ क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? बहुजन समाज के लोग अगर आपस में इस लोकतंत्र में जो उनके लिए संविधान है, तो संविधान उनके अधिकारों की, उनकी स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनके रोजगार की हर तरह की गारंटी है। तो एक तो उन्हें संविधान को बचाने के लिए जी जान से तैयार होना चाहिए, जी जान से खड़ा होना चाहिए। और दूसरा अपनी जेन्युइन और कैपेबल लीडरशिप, यानी असली और सक्षम नेतृत्व अगर वो खड़ा कर लेते हैं तो निश्चित ही वो इन जो आज की जो हालात हैं उन पर विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये और जानकारी दे दूं कि अगर किसी देश के अंदर मुट्ठी भर लोगों को जब हुकूमत करनी होती है तो ये उनकी ज़रूरत है कि वो मतलब इनको गरीब बना के रखे, इनको पिछड़ा बना के रखे। इनके जो मैंने बताया कि ये बल होते हैं तो इन बलों से बलहीन करके रखे। ऐसा ही कुछ आजकल यहाँ दिखाई देता है, जिसको बहुजन समाज के जो इनमें से जो जागरूक लोग हैं, जागृत लोग हैं, वो समझ रहे हैं और इस पर काम भी हो रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया। तो दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, ये हमारे साथ थे राजा राम आनंद जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी और वामसिप में काम कर चुके हैं और पूर्व उपाध्यक्ष कृषि अनुसंधान परिषद से हैं। और इन्होंने बहुजन समाज की स्थिति को लेकर अपने विचार खुलकर रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक और कमेंट करते रहिए।